दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं जिसको लेकर वो चलता है और उसकी कोशिश होती है कि जहां तक हो सके उसकी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें पूरी हो सकें। लेकिन कई बार जिंदगी हमें कुछ इस तरह से पेश आती है या उसने हमारे लिए कुछ और ख्वाहिश कर रखी होती है जो हम कई बार नहीं सोच पाते हैं। और कई बार ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आते हैं जो हमारी जिंदगी की ख्वाहिशें, चाहतें और उम्मीदों को एकदम से पलट के रख देते हैं और हमें नहीं पता चलता कि शायद जहाँ पे हमारी ज़िंदगी आके ठहर गई है और हमारी एक सोच एक नया परिवर्तन ला देगी और किसी और की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हम उसके एक कह सकते हैं हम राब्ता बन जाएँगे। तो आज जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएँगे, उनका अपना नाम ही ख्वाहिश है और ज़िंदगी में बहुत सारी ख्वाहिशें उनकी पूरी हुई हैं, बहुत सारी नहीं पूरी हुई और इन सारे ख्वाहिशों के जो आप कह सकते हो उसके इर्द-गिर्द जो उनकी कहानी है वो चलती है। तो आज हम आपसे मिलवाएँगे चंडीगढ़ की कैब ड्राइवर ख्वाहिश मिश्रा से। जानेंगे एक एमबीए फाइनेंस करने के बाद उन्होंने कैब ड्राइवर बनने के लिए क्यों सोचा? इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था? या क्या वो हालात रहे जिन्होंने उनको इस मंजिल तक पहुँचाया? तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं ख्वाहिश मिश्रा से। ख्वाहिश, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड एंड यू? गुड। तो ख्वाहिश, सबसे पहली जो आपके प्रोफाइल में हमें सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी हाँ जी सर। कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद आप कैब चला रही हैं हाँ और जी। जबकि लोग कहते हैं कि ये बड़ा एक लो लेवल का काम है। हाँ जी। तो आपने कभी सोचा नहीं कि मैं शायद गलत ट्रैक पे हूँ? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं गलत ट्रैक पे हूँ। आज के टाइम पे काम करना, एक अपना काम करना, किसी भी फील्ड में एंटरप्रेन्योर बनना राइट। कोई आसान बात नहीं है। बिल्कुल। फिर चाहे वो कोई छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो, मेहनत हर काम में लगती है। शर्म किसी भी काम में नहीं आनी चाहिए। मैंने कैब चलाने का इसलिए सोचा क्योंकि मैंने बहुत साल जॉब करके देखा। हम्म। जहाँ पे मैंने 13 साल जॉब की। 13 साल के अंदर मैंने अलग-अलग फील्ड में जॉब करी। अलग-अलग फील्ड में जॉब करने के बाद मुझे ये पता लगा कि जॉब करते-करते आप सिर्फ जॉब में ही रह जाओगे। आप जितनी भी कोशिश कर लो, आप एक लेवल तक नहीं पहुँच सकते जिस पे आप पहुँचना चाहते हो, या आप हम जॉब करते-करते बंध जाते हैं। वो प्रेशर, डेली उठना, आना, जाना, मंथ के एंड में सैलरी आएगी आपके पास, उससे पहले नहीं आएगी, सैलरी आती नहीं है, उससे पहले खर्चे इकट्ठे हो जाते हैं कि इसको बिल देना है, इसको ये करना है, इसको ये करना है, वो सैलरी आई और वो खत्म हो जाती है। इसलिए एक मैंने अपना काम करने की सोचा। दूसरा, मैंने कैब ड्राइव करने के लिए इसलिए सोचा कि चंडीगढ़ में अभी तक मैंने बहुत ड्राइविंग की, जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी या तो हम कैब से ही जाते थे। मोस्टली जो जेंट्स होते हैं, कहीं न कहीं हम उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होते। राइट। आज के टाइम भी बहुत से ऐसे केसेस हो चुके हैं, वैसे नहीं होना चाहिए, इतनी सिक्योर सिटी है अपनी, बट फिर भी हो जाता है कि लड़कियों को टीज किया जाता है कैब में। रेप्स तो आम बात है, चाहे वो ऑटो हो, चाहे कैब हो, किसी में भी आम बात होगी कि ये घटना बाहर उठ के आती है कि लड़कियों के साथ ऐसा हो गया। मतलब एक कहने की मैंने बात है, आप हम इस बात से अगर ये लगाएं कि चाहे नौकरी लाख की हो लेकिन हो तो आप नौकर ही। हो तो आप तो इससे नौकरी, बढ़िया है कि लाख की अपना नौकरी का नौकर बनने से बढ़िया है अपने थोड़े से पैसों का खुद रोजगार शुरू किया खुद जाए। रोजगार शुरू करें। लड़कियां, एक मेरा जो मोटिव था ये था कि मैंने एक फील्ड जिसमें मैं कंफर्टेबल, ड्राइविंग मेरा पैशन है। राइट। बहुत टाइम से मैं ड्राइविंग कर रही हूँ। एक अपने पैशन को ही मैं अपना काम क्यों ना बना लूं, अर्निंग ऑफ द वे क्यों ना बना लूं। मैं क्यों किसी की नौकरी करूं, और जिस काम को मैं करूं उस काम को करते हुए शायद लोग भी मेरे से खुश होते हैं कि एक लड़की कैब चला रही है। वो कहते हैं ना, जब आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन बन जाए तो इससे बढ़िया तो कोई हाँ कॉम्बिनेशन जी। कभी बन ही नहीं सकता। हाँ जी। राइट। तो एक लड़की कैब चला रही है, उस जब मेरे साथ क्लाइंट्स बैठते हैं तो वो कंफर्टेबल फील करते हैं, मुझे अपना नंबर देके जाते हैं, इवन रेटिंग्स देके जाते हैं 5 स्टार से। ये भी बोलते हैं कि अगर 5 स्टार से ऊपर होती रेटिंग तो हम आपको वो भी प्रोवाइड करवा देते। मेरे साथ एक फैमिली बॉन्ड भी बन जाता है उनका। कहीं भी जाना होता है तो मुझे ही कॉल करते हैं। लड़कियां सेफ फील करती हैं। हम्म। उन्हें अब मैं लड़कियां मेरी जब कैब में बैठती हैं तो उनका एक्सप्रेशन पहले यही होता है, वाओ, हमने पहली बार देखा किसी को कैब चलाते। हम्म। वाओ, पहली बार हमने किसी लड़की को देखा। इतने साल हो गए हमें जाते जाते, बट हमने कभी नहीं देखा। वो भी मुझसे ये पूछते कि आप कैब क्यों चला रहे हो? तो मुझे कहना पड़ता है कि जैसे कि सबका एक पैशन है। अब हम्म। मैंने अपने पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाया। ड्राइविंग मेरा पैशन था, राइट। प्रोफेशन बना लिया। मैंने जितनी जॉब्स की, अब मैंने एमबीए कर रखा है। कहने को मैंने एमबीए कर रखा है, बट मैंने जितनी आज के टाइम पे जितनी हमारी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से हमें सैलरी नहीं मिलती।
सैलरी नहीं मिलती प्लस हमारा कंफर्ट जोन नहीं होता। अब मैं अपनी एक खुद का मेरा बिजनेस है, चाहे मैं 10 बजे उठ के जाऊं, चाहे मैं 3 बजे उठ के जाऊं, मुझे पता है मैंने चाहे जाना मैं ना भी जाऊं। चाहे मैं ना भी जाऊं। मुझे पता है कि जब मैंने गाड़ी चलानी है पैसे तभी आने हैं। हम्म, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर पूरी की पूरी तरह से है। right. पर मेरा एक कंफर्ट जोन है कि मैं चाहे 10 बजे जाऊं, चाहे 3 बजे जाऊं, चाहे 12 बजे जाऊं, चाहे मैं ना जाऊं। वो मुझे कोई प्रेशर करने वाला नहीं कि आप जॉब पे नहीं आए, आपकी सैलरी कट जाएगी, आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैंने कैब चलाने की भी सोचा कि कि एक वुमेन्स के लिए भी सेफ है और मेरा जो पैशन है वो मेरा प्रोफेशन बन गया। अब मैं इसमें एक बात और करूंगा, आप भी एमबीए हो, मैं भी एमबीए हूँ, आपने भी एमबीए पढ़ी, मैंने भी एमबीए पढ़ी। आपके हिसाब से एमबीए की डेफिनेशन क्या होती है? मेरे हिसाब से तो महाबुद्धू होता है जो एमबीए करता है। एमबीए करने के बाद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई स्कोप है। अगर आप बैंगलोर जाते हो, ऐसी सिटीज में आपके लिए स्कोप है, अदरवाइज यहाँ कहीं इतना स्कोप नहीं है। महाबुद्धू है जो एमबीए करेगा, उससे बड़ा बुद्धू, क्योंकि मैंने एमबीए करी है, फिर भी मैंने 10 लाख का घाटा खाया है। वो कहते हो ना, उसमें बड़ी अच्छी बात है, जब हम भी एमबीए करके निकले ना, तो जैसे आप कह रहे हो, तो हमें किसी ने पूछा गया था जी एमबीए का मतलब क्या होता है, मैं कहा जी महा बेकार आदमी, जो कुछ ना कर पाए वो एमबीए कर ले, ठीक है। लेकिन फिर जैसे आपने कहा कि जिंदगी की जद्दोजहद के बाद फिर आपको समझ आता है, जो मैंने अपनी तरफ से एक डेफिनेशन बनाई है, एमबीए मीन्स अ पर्सन हु कैन मैनेज द बिजनेस अलोन, जो अपना बिजनेस, किसी भी धंधे को किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना खुद चला पाए, वो एमबीए है, चाहे उसके पास डिग्री है या नहीं है। तो दिस इज द डेफिनेशन फॉर एमबीए, जो हम दोनों पे सूट करती है। अब कोई बात ये आती है कि आपने जब एक प्रोफेशनल डिग्री ली, सब कुछ किया, क्योंकि हमारी एक मेंटेलिटी है, जब हम एमबीए करते हैं, हमारे कॉलेजेस में वो कहते हैं कि हमें नौकरी करने के लिए ही तैयार किया जाता है, कभी भी हमारे एमबीए इंस्टीट्यूट्स हमें बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनने के लिए तैयार नहीं करते। तो आपको भी उस वक्त जो तैयार किया गया होगा, ये किया होगा कि आप कॉलर लगा के, टाई पहन के, बढ़िया सूट पहन के आप किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो आपने स्टार्टिंग वहां से करी कि नहीं करी? नहीं, मैंने कैंपस लगाए 2-3, अच्छी खासी उन्होंने सैलरी ऑफर करी, बट उस सैलरी में क्या था कि 50,000 हम आपको स्टार्टिंग दे देते हैं, आप आ जाओ। बट मैंने सोचा 50,000 अगर ये मुझे दे रहे हैं, 20,000 में रेंट जाएगा, 10,000 मेरी मेड वाली ले जाएगी, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन, और मुझे अपने महीने के 30 दिन भी उन्हें देने हैं, तो मेरे पास क्या बचा? अगर मैं सोचूं तो मेरे पास क्या बचा? फिर मुझे एक बंद के रह जाना पड़ेगा कि आपने सुबह आना है और शाम को जाना है। उसके बीच में आपने इतना काम करना है, इतना काम करना है, जितनी मेरी सैलरी वो मुझे देंगे, उससे मुझे 50 गुना तो काम ले लेंगे। वो प्रेशर लेना मेरे बस का नहीं था, क्योंकि मुझे वैसे ही थोड़ा डिप्रेशन चल रहा तो था। आपने कैंपस प्लेसमेंट ज्वाइन ही नहीं किया? ज्वाइन ही नहीं किया मैंने, मेरे बस का नहीं है। मेरे अंदर किसी से ना बैक बाइटिंग होती है, ना बटरिंग हो सकती है। बटरिंग जो कर सकता है उसी के लिए जॉब है, अदरवाइज जो बटरिंग नहीं कर सकता उसके लिए जॉब नहीं है। तो मैंने क्विट कर दिया, मेरे को नहीं जाना, मैंने खुद का अपना कुछ ढूंढना है। तो फिर मुझे कैब बेस्ट लगी, तो मैंने कैब चलाना स्टार्ट कर दिया। तो कैब की आपकी जो स्टोरी है वो आज से 6 महीने पुरानी है। हाँ जी। ठीक है। जितना हमने आपके बारे में एक्सप्लोर किया, हमने जब आपसे मिलने का एक राब्ता बना, जिनके थ्रू हमारा बना, तो हमने आपका सोशल मीडिया खंगालना शुरू करा, तो हमें ये पता चला कि ख्वाहिश मिश्रा एक सिंगर भी है। हाँ जी। तो पहले तो अपना सिंगिंग का नमूना दिखाओ, फिर उसके बाद ये बताओ कि सिंगिंग वाला प्रोफेशन आपने क्यों छोड़ा? पहले मैं सिंगिंग करके प्लीज। दिखाऊं? तेज चलेगा कि नहीं, नॉर्मल वट एवर चलेगा? यू फील। हमें तो लोगों को बताना है कि एक्चुअल में हम ये चाहते हैं कि लोगों को ये भी पता चले कि ख्वाहिश मिश्रा एक सिंगर भी है, जो एक बैंड भी चला चुकी है। ठीक है। जाने खुदा मेहरमा तेरे सिवा कौन मेरा, कदी ना हो जुदा वे छोड़ी ना साथ मेरा। क्या बात है। तो आवाज तो खासी अच्छी है, बैंड आप चला चुकी हैं। हाँ जी। तो आपने, ये भी तो आपका पैशन है, आपने इसको प्रोफेशन क्यों नहीं बनाया? इसको प्रोफेशन इसलिए नहीं बनाया कि मैंने म्यूजिक की इंडस्ट्री में म्यूजिक हो गए, जगराते हो गए, कीर्तन हो गई, कव्वालियां हो गई, एल्बम तक जहां मेरी पहुंच थी, जहां मैंने अपनी म्यूजिक के टाइम पे सरवाइव कर पाया, वहां मैंने अपनी एक एल्बम तक निकाल दी थी। राइट। बट ये होता है ना कि हर एक चीज को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है।
है ना? जब हम बहुत मेहनत कर ले किसी चीज को शिद्दत से चाले तो भगवान भी उसके आगे कुछ ऐसी अड़चने लगा देता है कि हम खड़े हो जाते हैं, अब कौन सा दरवाजा खुलेगा। बट शायद उस टाइम मेरे लिए कोई दरवाजा नहीं खुला था। वो उस टाइम ये रियलिटी है आज के टाइम की क्या, शायद बहुत पहले से लोग कहते आ रहे हैं कि अगर लड़की किसी फील्ड में निकली है तो उसे कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। उस टाइम जब एल्बम लॉन्च होने लगी तो मुझे जिस पर्सन के साथ मेरी एल्बम लॉन्च होनी थी उसने मुझे कास्टिंग काउच के लिए कहा, राइट। जो रियलिटी है। हमने रियलिटी शोज भी तैयार करे, रियलिटी शो के अंदर गए, बट वो क्या होता है जितने भी रियलिटी शो में जाके पता लगा कि रियलिटी शोज की जो रियलिटी है वो ऑलरेडी फिक्स होती है। वो पहले ही फिक्स कर दिया जाता है कि ये पर्सन जीतेगा और ये सारे बाहर चले जाएंगे। तो जब हमें ये पता लगा कि क्या पता हम जीत सकते हैं, एक होप होती है ना कि सामने वाला अगर मेहनत कर रहा है तो हम भी तो मेहनत कर ही रहे हैं। अगर हम उससे 10 गुना आगे नहीं जाएंगे तो 10 गुना कम भी नहीं जाएंगे, शायद हम उसे टक्कर दे सकते हैं। इसलिए हमने एक रियलिटी शो के ऑडिशन दिए, हम सब सिलेक्ट हुए। बट हमें सिलेक्ट होने के बाद ये बताया गया कि ये पर्सन आपका ब्रांड नहीं, फर्दर ब्रांड जीतेगा। आपको सिर्फ आना है, परफॉर्म करना है और चले जाना है, हम आपको सेकंड थर्ड राउंड में बाहर निकाल देंगे। तो ये रियलिटी पता चलते ही हमारे पूरे ग्रुप ने वहां से क्विट करा और हम वापस आ गए कि अब हमें कोई रियलिटी शोज नहीं करना। मेरी एक एल्बम आई थी, इश्मीत करके जो पर्सन जिसकी डेथ हुई, उनके फादर ने एक चैलेंज रखा था, जिस पर्सन की आवाज मेरे बेटे से मैच होएगी मैं उसको एक एल्बम लॉन्च कराऊंगा। तो कोइंसिडेंस ये हुआ कि वो पर्सन हमारी एकेडमी से सिलेक्ट हुआ था, उसकी वॉइस इश्मीत की वॉइस से बहुत मैच कर गई थी। हम डेली अप एंड डाउन करते थे। शब्द थे वो, गुरबाणी थी, शब्द थे, आठ 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 सॉन्ग थे वो। तो 7 की शूटिंग भी हो गई थी और वो लॉन्च होने के लिए सिर्फ एक रह गया था। तो हुआ ऐसा कि जिसके साथ मुझे लॉन्च करना था उस पर्सन ने मुझे कास्टिंग काउच के लिए प्रपोज कर लिया। मैंने कहा मेरे बस का नहीं है ये कॉम्प्रोमाइज, लॉन्च हो चाहे ना हो, बट मैं ये नहीं कर सकती। तो वो एल्बम वहीं की वहीं रहेगी। वो जो हमने एक सपना देखा था ना कि ये शायद हम फेमस हो जाएंगे या कुछ लोग भी हमें जानेंगे, वो नहीं हुआ। बट वो एल्बम वही की वही बंद रहेगी। उसके बाद दोबारा कोई जिक्र नहीं हुआ इस एल्बम का। वो एल्बम शायद आज भी वैसे ही पड़ी होगी, 7 गानों की, उसका मुझे पता नहीं। फिर रियलिटी शो से ये रियलिटी पता लगी कि ऑलरेडी फिक्स होते हैं। फिर धीरे धीरे बैंड टूट गया। आई हैड अ शॉप ऑफ ज्वेलरी, वो भी चली गई। आई हैड अ बैंड, वो भी चला गया। आई हैड एन इंस्टीट्यूट दैट टाइम, वो भी चला गया। वो ऐसा था कि पार्टनरशिप में था। अब मैंने कॉलेज चले जाना तो मेरी पार्टनर ने क्या करना, मॉर्निंग में स्टूडेंट्स बुला लेने, उसने मुझे नहीं बताना। 18,000 रेंट होता था। आप मान लो इतना बड़ा कमरा, 18,000 रेंट होता था। तो उसने मुझे नहीं बताना कि मॉर्निंग में बच्चे आ रहे हैं। मैंने कॉलेज से वापस आना, तो उसने कहना बच्चे आए नहीं। बच्चे आए नहीं। शाम को जो बच्चे आते हैं सिर्फ उनकी फीस उसने मुझे पकड़ानी और मैडम इतने बच्चे आए थे, अच्छा ठीक है। गलती से एक दिन मैंने मॉर्निंग में विजिट करा, मैंने देखा ये तो बच्चे बच्चे ये क्या हो गया। तो ये मुझे कहती बच्चे ही नहीं है। मैंने कहा मैम ये बच्चे, ये नहीं कहा ये तो डेमो के लिए आए हैं मैम। इतने सारे बच्चे, आपने मुझे झूठ बोला। बस मैंने कहा आपको पैसे की नीड थी, आप मुझे क्या देते, शायद मैं शाम वाले पैसे भी आपसे ना लेते। वो जो हमारा बॉन्ड था उसी टाइम ब्रेकआउट हुआ, इंस्टीट्यूट बंद हुआ, बैंड टूटा, सब कुछ गया। तो एक साथ गया, जब सब कुछ आया था ना तो एक साथ ही आया था कि भगवान देता तो छप्पर फाड़ के देता, तो उसने छप्पर फाड़ के दिया था। जब देता और तो छप्पर फाड़ के, जब लेता तो चमड़ी भी उधेड़ ली। सब कुछ एक साथ गया, बैंड भी गया, शॉप भी गई, इंस्टीट्यूट भी गया, सब कुछ चला गया। जितनी हमारा हर थर्सडे एक ना एक दरगाह पे होता था शो। मतलब हम मजार पे जाते थे, पीर पे, दरगाह पे, और शो करते थे। हमारा कव्वालियों का फिक्स था। और आप यकीन मानोगे 8 साल होने वाले हैं, हमने कोई सिंगल गाना नहीं गाया। आपकी इस बात से ना मेरे को एक बड़े कोरिलेटेड सी बात लगती है। शायद लोग इस बारे में कहते हैं और हम लोग नहीं मानते हैं। एक ना यूट्यूब पे एक चैनल आता है जोश टॉक्स। उस जोश टॉक पे अभी मैंने सुना, पिछले हफ्ते मैंने सुना, जो कपिल शर्मा जो कॉमेडी शो आता है उसके जो राइटर हैं, उन्होंने ये बात बड़ी इत्मीनान के साथ बोली कि मेरे को एक शो में, ऐसे मैं पहले स्टैंड अप कॉमेडी करता था, मेरे को बुलाया गया और मेरे को सिलेक्ट भी कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद मेरे को वहां पे पता चला कि आपको सिर्फ 2 एपिसोड रखेंगे, 2 एपिसोड के बाद आपको निकाल देंगे।
तो कहता मैंने ये सेम बात करी कि अगर मेरे में काबिलियत नहीं होगी तब तो मेरे को निकालो, लेकिन अगर मैं ठीक हूँ तो फिर आप मेरे को क्यों निकालोगे? तो इसका मतलब तो आप बेवकूफ बना रहे हैं, आपने पहले सिलेक्ट कर रखा है। तो फिर कहीं न कहीं वो बात आई थी जो आजकल हम देखते हैं ना कि एक गरीब घर से बच्चा है जी, वो स्टार बन गया, वो बना नहीं, और वो शायद सिम्पैथी गेन करने के लिए निकाला जाता है इस तरह से। मेरे मतलब इन सब चीज़ों को आप, जैसे आपकी बात है, उसने तो पब्लिक चैनल पे बोला कि वो कपिल शर्मा शो में आज रिश्ता है, तो अगर वो बंदा झूठ नहीं बोलेगा, ये आपके साथ हुआ है तो आप नहीं बोले। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि ये भी सारी चीज़ें ना, अब हम देखते हैं कि गरीब के बच्चे क्यों जीत के आ रहे हैं? क्योंकि उनको एक वो सिम्पैथी सिंपैथी। बना के वो करनी है, ठीक है? अब वो कहते हैं, पीछे एक बड़ा अच्छा जोक आया था, कहते हैं एक रिजल्ट निकला, तो अ, रिक्शा वाले की बेटी आईएएस बनी है, मिट्टी पे लेबर करने वाले का बेटा डॉक्टर बना है, और एक झाड़ू पोछा करने वाले की बेटी आईएएस ऑफिसर बन गई है। तो बच्चे को आगे पापा ने पूछा, बेटा तेरा क्या बना? कहता है, आप कोई मजदूर थोड़ी ना जो मैं भी कुछ बन जाऊँगा। कहते हैं, अब कुछ वो बनते तो मेरा कुछ बनता। कहते हैं, मैं कुछ नहीं बना। तो वो सही सारी बात है, चीज़ें हो जाती है, सिंपली। राइट। तो ये आपने कहा कि वो चलो कास्टिंग काउच के कारण नहीं हो पाई। हम लोग जिस शहर में, चंडीगढ़ में रहते हैं, मोहाली का 70 सेक्टर से लेके जो 82 सेक्टर तक का एरिया है, ये सारा का सारा म्यूजिक ज़ोन है। आज की डेट में कहते हैं कि बॉलीवुड सारा मोहाली में है। तो आपने डायरेक्ट किसी कंपनी को अप्रोच करने की कोशिश नहीं की कि आप एल्बम निकाल सको? अप्रोच की मैंने, इवन मैंने 72 सेक्टर में एक पर्सन को पैसे भी दे रखे हैं। हुँ, हुँ। हाँ, 50,000 दे रखे हैं हुँ, मैंने हुँ। अपने सॉन्ग्स के लिए। बट जितनी बार मैंने उसके पास विजिट करा ना, उस पर्सन का एक ही जवाब होता था, अभी आप रेडी नहीं हो, अभी आप रेडी नहीं हो, अभी आप रेडी नहीं हो। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कब मैंने रेडी होना है, कभी मेरी सॉन्ग को रिकॉर्ड करके लॉन्च करेगा। उसका एक ही बटन होती है, आप अभी रेडी नहीं हो, अभी रेडी नहीं हो। शायद उसका कहने का मतलब है, अभी आप एक कास्टिंग काउच के लिए रेडी नहीं हो, इसलिए आपका गाना रेडी नहीं हो शायद रहा है। शायद शायद वो जब भी उसके पास जब उसका फोन भी करोगे तो अभी आप रेडी नहीं हो, अभी आप रेडी नहीं हो। हुँ, क्योंकि इस इंडस्ट्री में, जितनी भी मीडिया की इंडस्ट्री है, हुँ, हुँ, इसमें लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज करना कंपल्शन है अगर आपने आगे आना है हुँ, तो। हुँ, और अगर आप सोचो कि आप बिना कुछ किए आगे आ सकते हो, तो हुँ। आपके पास पैसा होना चाहिए, अब जो अपना पैसा कि लगा के खुद आ हाँ, जाओ। जो कि अभी मेरे पास नहीं है हुँ, लगाने हुँ, के हुँ। लिए। तो मेरे लिए थोड़ा टफ है। राइट। अब ये एक अलग बात है। एक हमें चीज़ और पता चली है कि आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आपने एक साइबर क्राइम में भी पैसे गँवा लिए। हाँ जी सर। गवा लिए। मतलब आपने कहाँ-कहाँ गँवाया है? दुनिया ऐसी बैठी है, क्या करें। वो गलती से ना मुझे इंस्टाग्राम पे एक फ्रेंड मिला। हुँ, फ्रेंड क्या मिला, हमारी धीरे-धीरे बात होने लगी। हुँ, बात होने लगी, धीरे-धीरे बात यहाँ तक बढ़ गई कि एंगेजमेंट की बात होने लगी। हुँ, हुँ, तो सब रेडी थे कि चलो कर लेते हैं। बट उस पर्सन ने कहा कि मैंने आपको कुछ भेजा है, उसको लेने के लिए ना आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कहा चलो, लाख 2 लाख की बात है, हुँ, दे हुँ। देते हैं। धीरे-धीरे उसकी डिमांड बढ़ती चली गई, और जब उसने 10 लाख इकट्ठे कर लिए मुझसे, उस पर्सन ने मुझे ब्लॉक कर दिया हर जगह से। वो 10 लाख देने के बाद मैंने साइबर क्राइम में कंप्लेंट करी। उनको सारे स्क्रीनशॉट्स दिए, सारे प्रूफ दिए, जितने अकाउंट्स में मैंने पैसे भेजे थे, सारी डिटेल्स दी, प्रोवाइड करवाई। बट जो साइबर क्राइम में हम कहते हैं ना कि फ्री है, हुँ, फ्री नहीं है। उनको भी मैंने 12,000 रुपए पे करे। फीस लगी उस पे? फीस लगी उस पे भी। ओके। उन्होंने कहा कि वो हमें लॉयर देंगे, हुँ, हुँ, वो लॉयर ही आपका काम करेगा। हुँ। बट 12,000 लेने के बाद 22वें दिन वो मुझे कह रहे हैं, आप अगर फिर से 12,000 दोगे तो हम आपका केस चलाएंगे, नहीं यही बंद हो जाएगा। मतलब 21 दिन हाँ, आपकी वो सिर्फ 21 दिन। एप्लीकेशन के लिए है हाँ, वो? 21 दिन में आप 4 छुट्टियां लगा लो। हुँ, 4 छुट्टियों में से आप सोच लो 16 दिन वो काम करेंगे। 16 में 2 दिन छुट्टी पे हो 16 गया। में 2 दिन उनकी छुट्टी हुँ, होती हुँ, है। ये 10-11 दिन के उन्होंने मुझसे 12,000 रुपए लिए, और फिर मुझे फ़ोन करके कह दिया कि मैडम आपका कोई काम नहीं हुआ। आप फिर से 12,000 का अगर रिचार्ज कराते हो, हुँ। तो हम आगे प्रोसेस देखते हैं, नहीं तो कोई बात मतलब कोई ऐसा रास्ता नहीं आपने छोड़ा जहाँ से आप धक्के खा-खा के नहीं है। नहीं। वो लोग कहते हैं ना, लोगों को या तो धोखा खा के अक्ल आती है, या किसी को बादाम खा के आती है। आपको लगता है पैसा गँवाने के बाद पैसा गँवाने के बाद। अक्ल आई है। चलो बहुत अच्छा है। वो कहते हैं ना, हमें लगता है कि हमारे लिए जो हो रहा है शायद गलत हो रहा है, लेकिन ऊपर वाला शायद हमारे लिए कुछ और अच्छा बना के बैठा है। हाँ जी। या कई बार आदमी उस पे भी सैटिस्फैक्शन कर लेता है, शायद ये मैंने कुछ गलत रास्ते से कमाया होगा जो गलत रास्ते से निकल गया। शायद लेकिन मैंने उसके देने होंगे, शायद आपने उसे शायद किसी टाइम के देने देने होंगे, होंगे। बट हम ये सोच के एक सब्र कर लेते हैं कि हमने शायद देने होंगे। हुँ, इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं कुछ भी सकते। नहीं कर जब सकते। साइबर क्राइम ही नहीं कर पाया, तो हम कहाँ जाएँगे करने? अच्छा, मैंने एक जगह ये भी सुना था आपके बारे में कि जब इन हालातों में से आप निकल रही थी, यू हैड अटेम्प्टेड फॉर द सुसाइड आल्सो। यस, व्हाई? बिकॉज़ आपके मरने से ज़िंदगी खत्म हो जाएगी? ये नहीं, दुनिया मेरे खत्म हो मरने जाएगी? से नहीं खत्म होगी। सडनली क्या हुआ था, मेरे पापा को स्टार्टिंग कैंसर था, ओके। तो 1 साल उनका ट्रीटमेंट चला पीजीआई में। मैं और मेरा छोटा ब्रदर
इवन मैंने उसे शॉप खुलवा के दी थी उस टाइम कि तुझे जॉब नहीं करनी तो शॉप कर ले, बिजनेस कर ले अपना। तो पापा सडनली उनको क्या हुआ, उनको मुंह से ब्लड आने लगा। तो टेस्ट करवाया, उनमें सिर्फ 3 ग्राम खून रह गया था। और हम डॉक्टर के पास लेके गए, उसने ऐसे रिपोर्ट फेंकी कि ये बंदा जिंदा है। मैंने कहा हाँ, सामने बैठा है। कहते मैं मान ही नहीं सकता, 3 ग्राम खून, आप जाओ दोबारा चेक करवा के आओ। कहते ये तो आप मरे हुए बंदे की रिपोर्ट दे रहे हो। क्या सामने ही बैठा है। वहां पे थोड़ी बहस होगी, अब ऐसे कोई बोलेगा तो एक बार तो गुस्सा आएगा। फिर दोबारा ब्लड टेस्ट कराया, उसमें यही आया कि 3 ग्राम खून है। उनकी लैब से करा लिया कि आप संतुष्टि रख लो। तो उन्होंने हमें पीजीआई रेफर कर दिया कि पीजीआई ले जाओ। अब पीजीआई में 1 साल मेरे पापा की मैंने ऐसी हालत देखी, ऐसी हालत देखी कि भगवान किसी दुश्मन की ना हो। बोन नैरो, डायलिसिस, वो डायलिसिस पे ही रह गए थे। एक इंसान होता है ना कि उम्मीद तोड़ देता है कि शायद इससे अच्छा मैं मरी जाऊं, जो मेरी डॉक्टर्स ने हालत कर रखी है इससे अच्छा मैं मरी जाऊं। वो मैं अमृतसर में जॉब थी मेरी उस टाइम, मैनेजर की एज अ वीएलसीसी इंस्टीट्यूट तरन तारण में। तो मुझे जाना पड़ा, 1 साल हो गया ट्रीटमेंट को, मुझे किसी काम से जाना था। मैंने वहां अमृतसर में विजिट किया। इतने में क्या हुआ, मेरे पापा ने टिकट करा ली अयोध्या की। बेसिकली हम अयोध्या से हैं, तो वो अयोध्या चले गए। अब अयोध्या तो चले गए, बट मार्च में ही लॉकडाउन लग गया। जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, वहां से सिर्फ उनकी डेड बॉडी आई। और जब डेड बॉडी आई ना, हमारे पास सिर्फ फोन आया कि भैया नहीं रहे, मतलब चाचा ने फोन किया कि भैया नहीं रहे। वो हम सबके लिए बहुत शॉकिंग था कि जब गए थे तब तो ठीक ठाक थे, ऐसे कैसे नहीं रहे। तो उस टाइम ऐसा बिखरा घर, ऐसा बिखरा घर, मुझे इतना डिप्रेशन हो गया था, इतना डिप्रेशन हो गया था कि पापा कैसे जा सकते हैं। हमने अपने पापा को लास्ट टाइम पे देखा भी नहीं, ऐसे ही चले गए हमें छोड़ के। पता नहीं कहाँ कहाँ की सोच की अब क्या होगा। एक तो लॉकडाउन चल रहा था, ना कहीं से सैलरी आ रही थी, ना कहीं से खर्चा उठ रहा था, ऊपर से पापा चले गए। चलो थोड़ा, उसके बाद मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। उस टाइम मेरा माइंड चल रहा था। मम्मा गए उसके नेक्स्ट ईयर। अब एक ही साल हुआ था एक झटका खाए। जब दूसरा झटका खाए, हम 5 भाई बहन हैं, तो मम्मा मेरे 16 में एडमिट थे। उनके लास्ट टाइम पे इन चारों में से कोई नहीं था, सिर्फ मैं। अब अगर मैंने अपनी मम्मी को अपने हाथ में जाते देखा, वो बात मुझसे भुलाई ही नहीं जाती, एक सेकंड के लिए नहीं भुलाई जाती कि मैंने अपनी मम्मी को अपने हाथों से जाते देखा। जबकि उस टाइम पैसा था कि एक सिर्फ आईसीयू के करके हम अपनी मम्मी को नहीं बचा पाए। वो धीरे 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 इतना ज्यादा डिप्रेशन हो गया मुझे कि क्या है, जब पैसा है तो पैसा भी इंसान को नहीं बचा पाए तो किस चीज का पैसा है। फिर मम्मी चले गए, तो उसके बाद मैंने सोचा कि अगर ये दोनों चले गए, इससे अच्छा मैंने ही चले जाऊं तो ज्यादा अच्छा। मैं पूरी तरह से टूट चुके थे, पूरी तरह से मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। जॉब चाप नौकरी, किसी से बात करना, आना जाना, कहीं सब कुछ छोड़ दिया था। मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं था। कोई, आप मेरा फ्रेंड सर्कल अगर चेक करो तो अराउंड 10,000 फ्रेंड है मेरे, जो अगर मैं चंडीगढ़ में देखूँ तो। क्योंकि मैंने इस हद तक चंडीगढ़ में जॉब करी है कि हर एक फील्ड में मेरा नोन होएगा जरूर। बट वो कहते हैं ना, वो वर्चुअल फ्रेंड्स जो है वो एक्चुअल में दुनिया में नहीं काम आते। एक्चुअल में नहीं आते। फिर इतने ज्यादा टूटने के बाद मेरी एक फ्रेंड, जिनके यहाँ मैंने स्टे करा अमृतसर में, उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा, इतना सपोर्ट करा। कहते हैं ना भगवान किसी ना किसी को भेज देता है। खुद तो उसने आना नहीं, खुद तो कुछ उसने किसी आना नहीं, किसी ना किसी को भेजना है। तो उन्होंने शायद उस टाइम मुझे उनसे इसलिए मिलवाया था कि शायद मेरी लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला था और मुझे संभालने के लिए कोई चाहिए था। राइट। तो उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट करा कि अगर मैं आज यहाँ जिंदा हूँ, शायद उनकी वजह से हूँ। अगर मैंने दोबारा हंसना, खेलना, चलना, बोलना, सब कुछ सीखा दोबारा से, तो सिर्फ उनकी वजह से सीखा। अदरवाइज मैं नहीं कहते कि कोई, शायद मैंने जिंदा भी बचना था। क्योंकि एक बार जब मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करा था, तो मेरे घर में कोई भी नहीं था। ये थे, इनको नहीं पता था कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करा है। मम्मा को गए हुए शायद 2-3 दिन ही हुए थे, ये हमारे घर आए हुए थे, जो मेरी फ्रेंड है। तो इनको भी नहीं पता था कि मैंने पिल्स ले ली हैं 10-20 और मैंने अटेम्प्ट कर लिया है। सडनली इन्होंने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा और नहीं खुली होगी मेरी आंख। फिर उन्होंने सबको बुलाया और पता नहीं कैसे कैसे करके वो पिल्स निकलवाई।
गरम नमक पानी डाल के वो। फिर 2 दिन मुझे होश नहीं था। फिर उन्होंने मुझे बहुत समझाया। इवन एक होता ना कि हम फाइनेंशियली भी टूट गए थे। तो फाइनेंशियली अगर मैं देखूँ तो एक होता है ना, हम किसी अननोन पर्सन पे भरोसा नहीं कर सकते। बट उन्होंने मुझ पे इतना ट्रस्ट करा कि अगर मैंने उनसे कहा मुझे 1 लाख चाहिए, ठीक है डन। 2 लाख चाहिए, ठीक है डन। ऐसा पर्सन मैंने अभी तक अपनी लाइफ में किसी को नहीं देखा। फ्रेंड्स मेरे 10,000 हैं, बट उसमें से गिने-चुने ही आए थे। तो हो सकता है ना जो 10 लाख आपने गँवाए थे वो इस रास्ते से आपको भगवान ने इस रास्ते से वापस करने थे कि इसी तरह से आपकी ज़िंदगी दोबारा आएगी। आप कह सकते हैं? हाँ, मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं आज खड़े हूँ दोबारा, तो सिर्फ़ उनकी वज़ह से हुँ, और किसी की वज़ह से नहीं। क्योंकि भाई-बहन वैसे ही टूट गए थे, वो किसी को क्या सपोर्ट करेंगे? एक तो लॉकडाउन, हुँ, उसमें कोई वैसे किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता। 2 साल लॉकडाउन ने ले ली सबकी सैलरी। हुँ। उसके बाद जब गए तो पाँचों के गए, पाँचों भाई-बहन के माँ-बाप गए, सभी टूटे पड़े थे। मुझे नहीं पता उन्हें किसने सँभाला, बट मुझे सँभालने वाला जो था, वो मेरी फ्रेंड ही थी, उसके अलावा कोई नहीं था। तो ये जो कैब चलाने का आपने डिसीज़न लिया, ये टर्निंग पॉइंट आपने सुसाइड अटेम्प्ट के बाद हाँ क्या किया? जी, ये मैंने सुसाइड अटेम्प्ट के बाद ही सोचा। तो उन्होंने आपको ये आइडिया दिया या आपके मन में ये थॉट आया कि मैं ये चीज़ पे जाऊँ? हम दोनों की सोच थी। सोच ऐसे हुई कि जॉब तो अब जॉब करनी है। नहीं करनी, किसी की नौकरी नहीं करनी, हुँ, कुछ नहीं करना, अपना काम करना है। पहले सोचा चाय का, हम सोचते हैं चाय हुँ, का बिज़नेस, हुँ, बट उसमें इन्वेस्टमेंट थी 16 लाख की। हुँ, अगर हम चाय सुट्टा बार की फ्रेंचाइज़ी लेते हैं, तो हुँ। हमें 16 लाख उन्हें देना पड़ेगा, फ्रैंचाइज़ी पर मंथ रॉयल्टी जाएगी। राइट। तो कोई ना, क्यों ना ऐसा काम किया जाए जिसमें ना मुझे किसी को पैसे देने हैं, ना मुझे रॉयल्टी देनी पड़े, ना कुछ। हुँ, हुँ, ना मुझे झिक-झिक हो कि आपने इतने बजे आना है, इतने बजे आना है, हुँ, ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने कैब चलाने का सोचा। और एक सेफर साइड ये है, क्योंकि मैंने एक बार कैब में देखा हुआ है, बहुत बदतमीजी से, बहुत ही गंदे तरीके से एक पर्सन ने बात करी थी मेरी फ्रेंड से। हुँ, हुँ, ऐसे लग रहा था जैसे वो उसे बचपन से जानता हो। हुँ, हुँ, लड़कों के ही अंदर होता है कि अगर हम लड़कों के साथ जितना मर्जी जाए ना, हुँ, चाहे वो रोज ही आता हो, हुँ, बट हम सेफ नहीं है। हुँ, वो सोच के, सारा लड़कियों के बारे में सोच के, चलो एक ही है, बट मुझे देख के क्या पता कल को किसी के अंदर और हिम्मत आए, हुँ, कोई और लड़की भी सोचे हुँ। कि एक लड़की चला रही है तो हम भी कैब चला लेते। कैब चलाने में कुछ बुरा नहीं है। और दूसरा ये भी है ना कि हमारे सिटी में बहुत से फीमेल जो हैं जो जॉब करती हैं, जो हाँ डेली जी, ट्रैवल करती हैं, हाँ जी, उनको कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस आता है या आप सपोज़ करो किसी ने अपनी फैमिली को कहीं भेजना है, वाइफ को और बच्चों को भेजना है, बच्चे छोटे हैं, तो अगर आप जैसा ड्राइवर होगा तो उसको ये तो होगा ना कि एटलीस्ट अगर कुछ अच्छा नहीं होगा तो बुरा भी नहीं होगा, हाँ तो एक जी, सिक्योरिटी फील तो आएगा, आएगा। हाँ जी। ये आता है, ये मैंने अपने अभी तक के एक्सपीरियंस में देखा है। जितनी भी लड़कियां मेरे साथ गई हैं अभी तक, सबके नंबर्स मेरे पास हैं। उन्हें कहीं भी जाना होता है, वो मुझे कॉल कर देते हैं कि ख्वाहिश आप आ जाओ, हुँ, हम इतनी देर में रेडी हैं, हम आपको मिलेंगे। हुँ, इवन उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं कि एक फीमेल ड्राइवर है। हुँ, लोग मुझे पहली बार जब मिलते हैं, मेरे साथ गाड़ी में बैठते हैं, तो ये कहते हैं वाओ, हमने पहली बार देखा, हुँ, वाओ, वी आर वेरी कंफर्टेबल, हुँ, कैन यू प्लीज कम अगेन फॉर अस? हुँ, हुँ, यस मैम, श्योर, एनी टाइम, यू जस्ट कॉल मी एंड आई विल बी देयर फॉर यू। जब उन्हें बोलो ना आई विल बी देयर फॉर यू एट एनी टाइम, तो वो खुश हो जाते हैं कि एक लड़की है और वो किसी भी टाइम आने को रेडी है, क्योंकि हम भी सेफ हैं और शायद वो हमारे साथ सेफ भी फील हुँ, कर रही है। अगर हम उसके साथ जाएंगे तो शायद हमारे घर वालों को भी ऑब्जेक्शन नहीं होगी, हुँ, उनके अंदर का भी डर खत्म रहेगा। अभी मेरी क्लाइंट है, उनकी मैरिज होने वाली है। आप 3 बजे मेरे पास कॉल आया था उनके फियांसे का कि दीदी क्या आप मेरी तो फियांसे को लेके आ सकते हो, हुँ, आज उसका बर्थडे है। मैंने कहा नहीं भैया, अभी मैं थोड़ा लेट हूँ। हुँ, कहते हैं आना आपके साथ ही है, नहीं मुझे खुद लेके नहीं आना पड़ेगा। हुँ, अब देखो वो इतना ज्यादा कॉन्शियस है कि भेजना आपके साथ ही है, जबकि और भी कैब्स वाले हैं, नहीं हुँ, भेजना आपके साथ है, नहीं तो मैं खुद लेने आ जाता हूँ। उससे फ़र्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। तो ख्वाहिश एक चीज़ और निकल के आती है कि आपका जो पैसेंजर है, वो तो आपके साथ सेफ है, हाँ जी। डेफ़िनिटली। लेकिन आपकी सेफ्टी का क्या? आपको अगर कल को ऐसा पैसेंजर टकर जाए या आपको 3 बॉयज़ अगर आपको हायर कर लें, आपको नहीं पता आपने राइड डाली है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, तो उस केस में आपकी सिक्योरिटी भी तो मैटर करती है। मेरी सिक्योरिटी मैटर करती है, ऑब्वियसली मैं भी एक गर्ल हूँ, हुँ, है ना? बट जितनी भी राइड्स पड़ती हैं, है ना? अगर एक पर्सन लड़की की आईडी से राइड भेज रहा है और हुँ, मुझे पता है कि हाँ वो लड़का है, हुँ,
तो मेरे पास ऑप्शन है वो राइड कैंसिल करने का। राइट। मेरे चाहे 50 रुपए कट जाए, चाहे मेरे 100 रुपए कट जाए, बट मुझे पता है वो मेरा सेफ्टी फीचर है, आई शुड यूज दैट। राइट। तो फिर मैं वो राइड कैंसिल कर देती हूँ, तो मुझे उससे मैटर नहीं करता कि कितना डिडक्शन हुआ कितना नहीं हुआ। राइट। अगर वो लड़की की राइड है और उसके साथ कोई लड़का है तो मुझे कोई इशू नहीं है, राइट। फिर आप आराम से जाओ। बाकी फर्दर अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं कि जिसने मुझे टीज करा हो या कुछ बोला हो, ऐसा कुछ नहीं। जितने भी मिलते हैं दीदी बोल के चले जाते हैं, दी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, होप हम एक्सपेक्ट करते हैं कि और भी लड़कियां आपको देख के कैब चलाएंगी। अब इसमें एक चीज और आती है कि आप लोकल ड्राइव कर रही हैं या आउट स्टेशन पे जाती हैं? आउट स्टेशन पे। तो आउट स्टेशन जैसे सपोज करो अगर आपने फैमिली कोई भी लेके गए, सिक्योरिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली है या कपल, आप सिक्योर है। लेकिन अल्टीमेटली सपोज करो आपने यहाँ से शिमला का राइड बुक करा, वो लोग तो शाम को जाके अपने होटल में एंटर कर जाएंगे। वे विल यूज इट, क्योंकि नॉर्मली जो टैक्सी ड्राइवर होता है वो तो गाड़ी बंद करी, गाड़ी में अपनी सीटें फैलाई और वहां पे सो जाते हैं। तो हाउ यू मैनेज कि उसमें कि अगर आपने भी होटल ले लिया तो जो आपने कमाए वो तो बराबर हो गए। I also use my car for sleeping. ओके। Yes, सो ऐसा यू फील कुछ कंफर्टेबल? yes, I feel comfortable. मुझे कुछ नहीं होता कि मतलब ये एक रियलिटी ये है कि अगर मैं किसी से बात करना चाहूँ तो ही सामने वाला मुझसे बात करेगा। राइट। अगर मैं किसी को भाव ही ना दूं तो मुझे कैसे अप्रोच करेगा कि मैं उससे बात करूं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जैसे सपोज करो आप एक 5 स्टार होटल में भी गए हो, उसमें डेफिनेटली टैक्सीज के लिए खड़े होने की जगह होती है, उसमें ड्राइवर्स के सोने की जगह भी होती है, या कुछ ड्राइवर उसको यूज करते हैं जो उनकी डॉर्मेट्री बनी होती है, या कुछ लोग गाड़ी में सो जाते हैं। सपोज करो आप ऐसी जगह होटल में हो जहाँ पे 25 गाड़ियां ऑलरेडी खड़ी हैं, 25 ड्राइवर हैं वहां पे, चाहे वो अपनी अपनी गाड़ी में सो रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं डर तो होता ना, मैं अकेली गाड़ी में सोई हुई हूँ, वो एक कभी डर नहीं लगा? नहीं, वो मुझे कभी डर नहीं लगा क्योंकि बचपन से मैंने 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में अपने घर से बाहर एंट्री ले ली थी काम करने के लिए। तो मैंने अपनी लाइफ में इतना एक होता है ना, लड़कियों को कहता है यार ये तो लड़कों की तरह है, यार ये तो हाँ, मैं लड़कों की वही पूछने वाला तरह था है ना। कि आपने ये वाला प्रोफेशन चूज किया, आप इस प्रोफेशन के साथ टॉम बॉय बन गए या आप शुरू से नहीं टॉम बॉय? नहीं, एक वो होता है ना कि हम घर से बाहर निकल गए बचपन से ही, तो लड़कियों की तरह कभी डील ही नहीं करा मेरे घर वालों ने मुझे कि तू सूट डाल, ये डाल, वो नहीं करना, ये नहीं करना, यहाँ नहीं आना, वहां नहीं जाना। जितनी आजादी होनी चाहिए ना एक लड़की को मिलती नहीं है, उससे ज्यादा आजादी मुझे मेरे घर में मिली थी राइट। कि तुझे जो मर्जी करना है कर, हमें मतलब नहीं है, बस कुछ गलत नहीं सुनना हमने, राइट। बस इतनी सी। और मुझे ये जो होता है ना कि हमने बॉयफ्रेंड बना लिया, चलो घूम आते हैं या चलो वहां से, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ एक फ्रेंड सर्कल जो मेरे घर में पता होता था कि फ्रेंड्स है, इनके साथ जाना है, आना है और कुछ नहीं करना। जॉब के टाइम पे जब ऑब्वियसली अगर आप लड़की बन के घर से बाहर कदम निकालोगे तो आप टीज होके जरूर आओगे। ये अगर सच्चाई आप, है। हाँ ये सच्चाई है। फिर एक लड़कियों के अंदर होता है ना कि सामने वाला कुछ कह रहा है तो वो कुछ कह नहीं पाती, वहां से सोचती चलो यार क्या किसी के मुंह लगना। बट मेरे साथ ऐसा कभी नहीं रहा। मैंने जब भी देखा या तो मेरी लड़ाई हुई या तो मैंने 2-3 थप्पड़ मार ही दिए, इसके बाद देखी जाएगी क्या होता है। ठीक है। तो उसके बाद उसके लिए मैं एंटायर मनी माजरा में आज भी फेमस हूँ। ख्वाहिश अगर यहाँ से निकल रही है ना तो उसे कोई टच नहीं कर सकता, वो भीड़ में से भी ऐसे निकल जाएगी कोई उसे छुए ना। मैं उस फील्ड से हूँ कि मुझे डर नहीं लगता। हाँ, चाहे 4 लड़के होंगे चाहे 5 लड़के होंगे, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे अपने आप से मतलब है। अगर मैं जब तक वहां जाके उनमें इन्वॉल्व ना हूँ, मुझ में इन्वॉल्व कैसे आएंगे। अब ख्वाहिश, आपने जो अभी आप राइड चलाती हैं, हाँ जी। आपने सोचा है कि आपने एक शुरुआत करी है जो बहुत एक अच्छी शुरुआत है, जो शायद आने वाले बहुत सारे लोगों के लिए एक नया रास्ता देंगे। शायद जितने लोग इसको देखेंगे वो आप उनके लिए शायद आने टाइम में रोल मॉडल बनने वाली हैं, या आप एक सेलिब्रिटी कैबी बनने वाली हैं आने वाले टाइम में। कभी आपने सोचा कि आप इसको मिला के कुछ लोग आपके जैसे आपके साथ जुड़ जाए, आप अपनी एक ट्रैवल कंपनी खोलें जिसमें फॉर द फीमेल्स, बाय द फीमेल्स, फ्रॉम द फीमेल्स? यस, मैंने सोचा हुआ है। अभी मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 6 मंथ हुए। 6 मंथ के अंदर अभी मैंने जो कार ली है वो लोन पे है, मुझे उसकी EMI पे करनी होती है। मैंने खुद सोचा हुआ है कि मैंने खुद का एक टूर्स एंड ट्रेवल्स का ओपन करना है, जो सिर्फ फीमेल्स के लिए होगा। क्योंकि आजकल बहुत फीमेल सोलो ट्रैवलिंग करती हैं। सोलो ट्रैवलिंग करती है। और IT कंपनीज होगी जैसे, है ना, अपना टूर्स एंड ट्रेवल्स का हो गया, तो उसमें ये सारा होगा जो सिर्फ फीमेल्स के लिए होगा। और जिसमें जहां तक मेरी सोच है जिसमें ड्राइवर भी फीमेल होगी। तो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा, आपका मेन उसमें एसेंस ही ये निकल के आएगा। हाँ, जो एक
क्योंकि किसी के लिए भी ट्रैवल कंफर्ट कंपनी जोन तो हो। बहुत फीमेल्स चला रही हाँ हैं, जी। लेकिन अल्टीमेटली उसको ग्राउंड पे जो ऑपरेट है वो अगर फीमेल्स होंगी तो वो आपके साथ हाँ, कॉन्फिडेंस तो बिल्ड मेरा यही है कि जो ड्राइव करेगा वो भी फीमेल होएगा। होगा। हाँ, मैंने फीमेल से उठानी है, वही ड्राइवर रखनी है, ताकि मेरे बाद अगर और 100 लड़कियां भी मुझे देख के काम कर लेना, तो मुझे बहुत बहुत ज्यादा लगेगा कि शायद मेरी शुरुआत जो मैंने सोचा था वो सही हो गया। मुझे देख के किसी के अंदर हिम्मत आई है कि हम भी कैब चला सकते हैं। दिल्ली में, बॉम्बे में आम बात है, बिल्कुल। बट ट्राई सिटी में अभी तक मैंने नहीं देखा। हम्म, मुझे देख के शायद कोई और कल को चलाएगा तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि मुझे देख के किसी के अंदर गट्स आए कि हम कैब चला सकते हैं, और ये काम कोई बुरा नहीं है। नहीं नहीं, बुरा इसलिए नहीं है ना, जब लड़कियां अपनी पर्सनल कार चला हाँ सकती जी, हैं तो कैब चलाने में भी क्या कैब दिक्कत है। इवन आपने शायद देखा होगा आजकल हिमाचल में एचआरटीसी में एक हाँ, लड़की है, लड़की है जो उसका वॉल्वो चलाती है। वॉल्वो चलाती हाँ है, जी, और वो काजा से लेके दिल्ली तक का रूट लेके जाती है, और वो अपने आप में एक सेलिब्रिटी बन गई है क्योंकि उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया। अभी मैंने पीछे किसी की स्टोरी देखी, ये तो चलो बस है, बस में साथ में 52 पैसेंजर हैं, सिक्योर है क्योंकि सरकारी गाड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने एक ट्रक ड्राइवर की स्टोरी पढ़ी है कि उसके हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम हो गया था, उनको घर पे चलना पड़ा, तो उस लेडी ने उनका ट्रक चलाना शुरू कर दिया, जबकि ट्रक चलाना तो एक बिल्कुल अलग फील्ड हो अलग गया। फील्ड। आपको रात को ढाबों पे जाना है, हाईवे पे आप चला रहे हो, पुलिस वाले टक्करते हैं, 50 चीजें, तो वो भी कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बात सिर्फ ये है कि आपको अपने अंदर से वो जज्बात होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। तो जिस दिन वो आ गया कि मैं कर सकती हूँ तो फिर कुछ भी हो सकता डेफिनेटली, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, अगर आपने सोच लिया कि शायद अगर मैं घर से बाहर जाऊं, है ना, है। और जिस काम को मैं जा रहा हूँ वो मेरे अगर मेरे साथ कोई है तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वो रियलिटी है कि वो आपकी सोच बैठी हुई है कि जब तक आप किसी के साथ नहीं जाओगे ना तब तक वो होगा नहीं। एक होता है ना कि हम शायद मम्मी का आंचल पकड़ के चलते हैं, है ना, किसी ने कुछ कहा तो हम मम्मी को ही बताएंगे, नहीं तो किसी को नहीं बताएंगे। एक के सपोर्टर्स रहते, एक के घर वाले ऐसे होते कईयों के जो कहते हैं कि जा, तुझे जो करने कर, तू खून भी कर दे, हम बाद में संभाल लेंगे, संभाल लेंगे। बस तू गलत नहीं होने चाहिए। तो मेरे घर वाले ऐसे ही रहे हैं कि तेरी गलती नहीं आनी चाहिए, बाकी तो किसी का कत्ल भी करा हम अपने आप देख लेंगे, बस तेरी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ख्वाहिश, अगर हम आज का शो अब खत्म करने जाएं तो एक जो आपकी तरफ से आप कुछ अपने साथ जैसी आपकी जो लड़कियां हैं उनके लिए कुछ एक मैसेज आप देना चाहें। आज के टाइम पे कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, और कैब चलाना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी आपका कंफर्ट जोन है। आप हमें यहाँ कईयों को आदत होती है 3 बजे उठने की, 12 बजे उठने, मुझे भी अब आदत पड़ गई है 12 बजे उठने की। अगर मेरे पास टूर नहीं है तो मेरी रियलिटी यही है कि मैंने 12 बजे उठना है अपने कंफर्ट जोन में, उसके बाद उठना है, चाय पीनी है, सब कुछ बनाना है, खाना है, या फिर बना बनाया रखा है खाना पीना, उसके बाद जाना है। तो मेरे लिए मेरी जॉब बहुत कंफर्टेबल है। बट जो आज के टाइम पे लड़कियां, जितना भी उनके अंदर डर है, जब तक वो इस डर को खत्म नहीं करेंगी वो उस डर में ही रह जाएंगी। तो मुझे देख के अगर किसी के अंदर गट्स आते हैं कैब चलाने के, तो बहुत अच्छी बात है कि वो, मतलब मेरे लिए, मुझे फक्र फील होगा कि मुझे देख के किसी ने कैब चलाना शुरू करा। और आज के टाइम पे जितना जितना लड़कियां देखी जाए तो हर फील्ड में आ गई हैं। चाहे वो प्लेन चलाना हो, चाहे वो शिप चलाना हो, चाहे अगर कुछ जहाज भी चला सकते हैं तो गाड़ी सब चलाना क्या कुछ भूल है। गए। वॉल्वो वॉल्वो के आपने बता ही दिया है ना कि वो शिमला में है। तो अगर वो लड़की बस चला सकती है तो ये लड़कियां कैब क्यों नहीं चला सकती? सब कुछ चला सकती है। तो मेरे हिसाब से जितनी भी लड़कियां हैं, उन्हें जो अच्छा लगता है, जो भी काम अच्छा लगता है वो जरूर करें। अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना के देखो, आप हमेशा खुश रहोगे। जरूरी नहीं है कि जिंदगी भर हम किसी की नौकरी करते रहे। पैशन है, उसे प्रोफेशन जरूर बनाए, फिर देखें आपकी लाइफ कितनी इजी हो जाती है। सो दोस्तों, ये थी ख्वाहिश जिसने अपनी जिंदगी में जितने भी अभी तक ख्वाहिशें की हैं उसको पूरा करने में लगी हुई हैं, और हमें लगता है कि आज तक हमने जितने भी एपिसोड पेश किए हैं उसमें सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग एपिसोड ख्वाहिश का होने वाला है। तो Thank you. आप ख्वाहिश जैसी लड़कियों को सपोर्ट कीजिए, और इस तरह के और इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज से मिलने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मंथन। अगली बार हम आपके लिए फिर कोई नया हीरा इस शहर में से खोज के लाएंगे। तब तक हम ख्वाहिश से लेंगे अलविदा। आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते किसी और पर्सनल के साथ, किसी और पर्सनल। ख्वाहिश, थैंक यू वेरी मच Thank you, sir. ऑन आवर शो। Thank you. बाय बाय।